देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब आप देखिए देश का सबसे विश्वसनीय देश का कोरोना बुलेटिन। आपके शहर का क्या हाल है 100 सेकंड में आप जानिए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से देश भर में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 की मियाद खत्म होने में अब बस 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ फोन पर बात की और लॉकडाउन और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की, सुझाव मांगे गए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कोरोना तेजी के साथ पांव पसार रहा है। आलम यह है कि देश में कोरोना के 1,65,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। दूसरी ओर लॉकडाउन 4 की मियाद भी 31 मई को खत्म होने वाली है। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्रियों से बात करने और आगे की रणनीति बनाने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है। अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, लॉकडाउन 5 को लेकर मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे, राज्यों से आगे की रणनीतियों पर राय मांगी, लॉकडाउन 5 की जरूरतों और स्वरूप पर सुझाव देने के लिए कहा। केंद्र ने राज्यों को शनिवार तक अपनी राय देने के लिए कहा है। कोरोना की वजह से देश में 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लॉकडाउन 5 लागू करने पर मंथन जारी है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन 5 का अभी से समर्थन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उत्तराखंड ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर जोर दिया। हिमाचल सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। पंजाब, झारखंड और हरियाणा ने केंद्र के दिशा निर्देश पालन करने की बात कही। सरकार के सामने कोरोना काल में चौपट हो रही अर्थव्यवस्था मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 के दौरान आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कई रियायतें भी दी गई। दूसरी ओर मजदूरों के पलायन से भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में सरकार आने वाले वक्त में हॉटस्पॉट जगहों को लेकर अभी से ज्यादा सख्ती बरतने के संकेत दे रही है। मतलब साफ है, कोरोना से निपटने के लिए सख्ती और अर्थव्यवस्था संभालने के लिए नरमी का फॉर्मूला ही सरकार के एजेंडे में है। सैटेलाइट की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि सीमा पर चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। इन तस्वीरों से चीन की फितरत एक बार फिर से साफ हो गई है। 100 सेकंड में आप देखिए चीन की चालबाजी। इन सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर से उजागर कर दिया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ड्रैगन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेल नशन इलाके में रिक्रिएट किया था, ताकि इसके युद्ध के लिए स्टडी की जा सके। इस इलाके में हेलीपैड, पावर प्लांट, आर्मी के कैंप्स और बड़े बड़े ट्रक्स देखे गए हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान को चौकन्ना करने वाली हैं। चीन की एक एक तस्वीर बता रही है कि ड्रैगन पर भरोसा करने का मतलब है धोखा खाना। इन तस्वीरों में ड्रैगन की हर हरकत को साफ साफ देखा जा सकता है। चीनी फौज के तंबू, ड्रैगन आर्मी के हथियार, चीन के फौजियों की हलचल, चीनी सेना के वाहन, सब कुछ इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, इतिहास देखकर, वर्तमान समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक तरफ चीन के राजदूत सन वेडोंग कहते हैं कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं। दूसरी तरफ सैटेलाइट की तस्वीरें चीन की चालाकी को बयां कर रही हैं। चीन की ओर से शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी फैसला किया है कि सड़क बनाने का काम जारी रहेगा और भारत भी उतनी फौज LAC पर तैनात करेगा जितनी तैनाती चीनी फौज की तरफ से होगी। पूरे इलाके में लद्दाख के जो पेट्रोलिंग है ट्रूप्स की, वो लगातार पिछले 21 दिन से बढ़ाई गई है और सुरक्षा बल लगातार चौकस है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश पर भारत की प्रतिक्रिया आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। भारत शांति से मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन के संपर्क में है। इधर गुरुवार की सुबह देश के सुरक्षा बलों के हाथ काफी बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने सतर्कता दिखाई और पुलवामा पार्ट 2 होने से बचा लिया। सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचाया सुरक्षा बलों ने। 100 सेकंड में पूरी खबर आपके सामने। अब जमीन को थर्रा देने वाला धमाका, आसमान खपा देने वाला धमाका, धुएं का उठता गुबार और चीथड़े चीथड़े कार। ये धमाका आतंकियों की नापाक साजिश का सबूत है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ये धमाका किसी की जान लेने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि जान बचाने के लिए किया गया है। इस धमाके के बाद कार से बचा कबाड़ देखिए, पास के एक घर के हालात देखिए
और सोचिए कि अगर ये धमाका आतंकी किसी रिहायशी इलाके या सुरक्षा बलों के खिलाफ करते तो क्या होता। ये धमाका नाकामी है आतंकवादियों के नापाक मंसूबों की और कामयाबी है हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों की, क्योंकि आतंकवादियों ने पुलवामा पार्ट 2 की पूरी साजिश को रच लिया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश पर पानी फेर दिया। कश्मीर के श्रीनगर से भागे आतंकी को ट्रेस करने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा जाल बिछाया था, लेकिन इस जाल में पुलवामा के आयनगुंट इलाके में आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से लैस एक कार फंसी, जिसमें 2 आतंकवादी भी सवार थे। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकी भाग निकले, लेकिन कार सुरक्षा बलों के हाथ आई, जिसकी तलाशी लेने पर सबके होश फाख्ता हो गए। कार के अंदर करीब 45 किलो का विस्फोटक था, यानी साजिश ठीक वैसे ही रची गई थी जैसे 14 फरवरी 2019 को हुई वारदात को अंजाम दिया गया था। इस विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। कार के परखच्चे उड़ गए, करीब के घर के सारे शीशे चकनाचूर हो गए, मजबूत इमारत बची लेकिन कच्चा ढांचा बिखर गया, बिजली का ट्रांसफार्मर तक तबाह हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी खतरनाक थी कि दरवाज़ा तक जो है इस विस्फोट के चलते जो है बिल्कुल उखड़ कर नीचे आ गया है। आप देख सकते हैं खिड़कियां, बिल्कुल इतना नुकसान जिसको हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से कि खिड़कियां तक टूट गई है। इस आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी हाफिज सईद, आतंक का आका मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन ने एक मुश्त ताकत को झोंक दिया था। 100 सेकंड में आप देखिए कैसे इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। किसी रिहायशी इलाके में होता या फिर सुरक्षा बलों के किसी सैन्य ठिकाने में होता तो देश को कितना बड़ा नुकसान होता। अगर अब भी अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो इस जान बचाने वाले धमाके से थर्राए लोगों के एहसास को समझिए। पता नहीं किसने गाड़ी रखा, कुछ नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। आतंक की तबाह हुई इस कार से जुड़ी जो जानकारी सुरक्षा बलों के हाथ लगी वो बेहद चौंकाने वाली है। बरामद की गई कार का रजिस्ट्रेशन नंबर कठुआ की बाइक का है। विस्फोटक भरी कार रमजान के 7वें दिन यानी कि जंगे बद्र के लिए तैयार की गई थी। आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से अंजाम नहीं दे सके। और जब आतंकी इस कार से अपने मंसूबों को कामयाब करने निकले तो सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। वो बाइक भी बरामद कर ली जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इस कार पर लगा था। पिछले 1 वीक से पुलवामा पुलिस को ये इत्तला मिल रहा था, बार बार खबर आ रहा था टेक्निकल एंड से भी, ह्यूमन एंड से, कि जैश मोहम्मद HM मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके वीडियो स्क्वाड गई, गाड़ी को सर्च किया तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहाँ पर वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया। इस कार से बड़ी आत्मघाती वारदात को अंजाम दिया जाना था और जो इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे वो थे जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने वाला आतंकी आदिल, और दूसरा था पाकिस्तान का आतंकवादी वलीद उर्फ मूसा उर्फ इदलिस। दरअसल जिस तरह से घाटी से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, जिस तरह कश्मीर आतंक की दुकानों पर ताले लटकाते जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स में हड़कंप है। यही वजह है कि हिंदुस्तान पर जोरदार प्रहार के लिए आतंकियों ने अलायंस कर हमले की तैयारी की थी, लेकिन चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया। तो पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने, सैकड़ों जानों को बचाया। स्लीपर सेल पर खुफिया एजेंसी की जो नजर है वो लगातार बनी थी और यही वजह है कि इस पूरी साजिश को अंजाम देने से बचा लिया गया। लोकल लिंक्स खत्म करने का खाका भी अब तैयार कर लिया गया है। पूरे देश में आतंकवादियों के मददगारों पर अब सुरक्षा बलों की निगाह है। आगे का प्लान क्या है आप देखिए। पुलवामा पार्ट 2 होने से रोकना सुरक्षा बलों की सतर्कता का सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन जो खुलासा हुआ उसमें आतंकी वलीद पाकिस्तानी था, जबकि दूसरा आतंकी आदिल की पूरी पड़ताल हो चुकी है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आतंक का लोकल लिंक काम कर रहा था। अब देश भर के इसी लोकल लिंक को खिल करने की तैयारी हो चुकी है। हिंदुस्तान की जमीन पर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां एक ऐसा खाका तैयार कर रही है जिससे आतंक के लोकल लिंक वाले हथियार का समूल विनाश होगा। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को देश में मौजूद स्लीपर सेल्स को लेकर पहले से ज्यादा मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को खत लिखकर आतंक के लोकल लिंक्स पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी है। इस खत में लिखा है कि देश भर में ऐसे गुमनाम आतंकी मॉड्यूल का एक विस्तृत डेटाबेस बनाने की जरूरत है जो छिपकर आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें हथियारों और विस्फोटकों से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। जिस तरह NIA की जांच में पता चला था कि पुलवामा अटैक में आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मुहैया करवाया गया, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। इस खत की अहमियत इस वक्त सबसे ज्यादा थी
क्योंकि कोरोना काल में आतंकी को रहने से लेकर खाने पीने और आतंक फैलाने के सामान की सप्लाई तक का इंतजाम लोकल लिंक्स कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो आतंकियों को चाहे कमरा हायर करना हो या इंटरनेट लेना हो, सिम कार्ड लेना हो, एक जगह से दूसरी जगह आईडी ले जाने पहुंचाने हो, तो इन सब की मदद के लिए ये OGW काम करते हैं। इधर गर्मी में हलकान भारतवर्ष की तस्वीर सवाल उठा रही है। बुंदेलखंड राजस्थान के कई जिलों में सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। लोग गंदा मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। 100 सेकंड में यहां के हालात आप देखिए। तस्वीरें बांदा, हमीरपुर, झालावाड़, बाड़मेर और दौसा की हैं। कोरोना काल में ये तस्वीरें बेहद गंभीर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि इस समय कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये बचाव होगा पानी और साबुन से हाथ धोने से। जिनके पास पानी है वो सुरक्षित हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके हालात क्या हैं, ये कुछ इलाकों से आई इन तस्वीरों से समझ लीजिए। शुरुआत बुंदेलखंड से करते हैं। गांव की भीड़, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना चेहरे पर मास्क, लंबी लाइन। यह तस्वीर बुंदेलखंड के बांदा की है और तकरीबन हर साल ऐसी ही तस्वीर इस इलाके में नजर आती है। कोरोना के बीच पानी का घनघोर संकट है। एक हैंडपंप के सहारे इंसान और मवेशी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इस हैंडपंप ने भी जवाब दे दिया। इसलिए पानी के लिए पूरा परिवार लंबी दूरी तक तपती धूप में जद्दोजहद करता है। हालात ऐसे भी बन चुके हैं कि पानी के लिए दो गांव के बीच लाठियां चल गई। पानी के पीछे जो है तो यहाँ बहुत बड़ी दाएं होती है, मारकूट हो जाती, थाने तक खबर पहुँचते हैं सर। कुएं का गंदा मटमैला पानी और इसी पानी को पीने की मजबूरी। एक नल पर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़। एक कुएं की मुंडेर से लटकी 10 से ज्यादा रस्सियां। ये बुंदेलखंड का हमीरपुर है। इतने जद्दोजहद पानी के लिए शहरों में रहने वालों ने शायद ही की होगी, लेकिन ऐसे हालात बुंदेलखंड की इस धरती पर हर साल बनते हैं। वक्त ऐसा है कि अगर कोरोना से बचने के लिए हाथ धोएं तो पिए क्या? क्या कोरोना संक्रमण काल में एक साथ इतने लोगों की भीड़ की कल्पना आप कर सकते हैं? क्या बिना मास्क और दूसरे सुरक्षा उपकरणों के बिना निकली महिलाओं की ऐसी तस्वीर आपको हैरान नहीं करती? एक टैंकर और सैकड़ों लोगों की पानी की जरूरत। तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की है। ऐसे में राजस्थान और बुंदेलखंड के इन हालातों से देश को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। लॉकडाउन में एक तरफ जहां प्रवासी मजदूरों की जिंदगी पटरी से उतर गई है, वहीं इन बंदिशों में कुम्हारों की जिंदगी से भी खुशियां गायब हो गई हैं। मिट्टी नहीं मिल पाने से जो कामकाज है वो चौपट हो चुका है और चाक सूने पड़े। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली की कुम्हार बस्ती हौजरानी में मौजूद हूँ और मैं बता दूं कि इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। हालांकि इस चरण में कुछ एहतियात दी गई है। लोगों को कुछ नियमों के अनुसार अपना व्यापार शुरू करने की इजाज़त सरकार की तरफ से दे दी गई है। लेकिन अगर आप इस कुम्हार बस्ती की तरफ रुख करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन का कितना बुरा प्रभाव कुम्हारों के व्यवसाय पर पड़ा है। ये मेरे पीछे आप चाक देख रहे हैं, अब इस चाक पर कुछ मिट्टी नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि लॉकडाउन में जो मिट्टी हरियाणा की तरफ से आती थी वो अब नहीं आ रही है। माल खरीद के लाना पड़ रहा है और ग्राहकों की संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है। अभी हमारे जो 3 महीने होते हैं मेन तो कि अप्रैल मई जून, और इसमें अप्रैल मई तो हमारा निकल गया बिल्कुल सुना एकदम से। अब लोग कम से कम लोग माल खरीद रहे हैं। जो माल हमारे पास पड़ा हुआ था वो भी अभी तक बिका नहीं है। ये देखो नीचे ढेर लगा हुआ है। ना मिट्टी है, ना बुरादा, ना कोई जलाने देता। प्रदूषण के चक्कर में तो काम कम ही होता जा रहा है। लोग आ रहे हैं अभी आपके पास में, ग्राहक कैसे आ रहे हैं? ग्राहक तो ये बस एक आध मटका ले जाते हैं, जैसे अब लॉकडाउन के फ्रिज बंद कर रखे हैं इसलिए, नहीं तो वैसे काम तो बिल्कुल ही बंद है। मटके बिक रहे हैं अभी? आप मटके ही चल रहे हैं और कोई सामान ऐसा कोई नहीं जा रहा। लेकिन वो भी बहुत कम संख्या। वो भी बहुत कम तो आप बिल्कुल देखेंगे, अगर आप इस कुम्हार बस्ती का रुख करेंगे तो बिल्कुल ये साफ इनकी तरफ से कहा गया है कि अब जो हमारा व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। सिखों के सिर का ताज माने जाने वाली पगड़ियों से अब फेस मास्क बनाया जाएगा। यह मुहिम खुद दिल्ली बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने शुरू की है। 100 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। सिखों की आन बान शान सिर का ताज पगड़ी, जिस पगड़ी के लिए सिख अपनी जान तक निछावर कर जाते हैं। आज दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सिखों ने उसी पगड़ी को न्यौछावर कर दिया है। दिल्ली बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने एक अनूठी मुहिम चलाई है, जिसके तहत दान दी गई पगड़ियों के कपड़े से फेस मास्क बनाए जा रहे हैं।
हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 1-2 लाख जो है ये इन पगड़ियों के मास्क बनाएंगे। टर्बन फॉर मास्क अभियान का हमने जो नाम रखा है वो रखा है टर्बन फॉर मास्क। ये मुहिम बीजेपी सिख प्रकोष्ठ ने देश भर में चलाई है, जिसके जरिए बीजेपी नेता सिख संगतों से अपने घर पर ना इस्तेमाल होने वाली पगड़ियों को फेस मास्क बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर हैशटैग टर्बन फॉर मास्क भी चलाया जा रहा है और देश भर में इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। अब मानेंगे हैदराबाद से लेकर अमृतसर तक आज अभियान चल रहा है। इस समय 17 शहरों में अभियान चल रहा है। इन पगड़ियों से बने मास्क को लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त में बांटा जाएगा। इससे न सिर्फ उन छात्रों का भला होगा, बल्कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी का सामना कर रहे दर्जियों को भी रोजगार मिलेगा। मास्क बनने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है ताकि किसी भी तरह के संक्रमण के फैलने की गुंजाइश न रहे। इस संगठन का टारगेट पहले सिर्फ 25 से 35 हजार मास्क बनाने का था, लेकिन अब लोगों से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए लाखों मास्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन आज एक बार फिर से इस पग की कुर्बानी दी जा रही है और इससे ये मास्क बनाए जा रहे हैं। मकसद है उन लोगों की जान बचाना जो कि मास्क नहीं खरीद सकते और इस कोरोना महामारी का मुकाबला करने में काबिल नहीं है। इधर राजस्थान सरकार की इजाजत के बाद जयपुर में पान की दुकानें खुल गई। लॉकडाउन में खुली पान की दुकानों पर कैसे पान को खरीदा जा रहा है, 100 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। जयपुर से हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी की ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 के अंदर राजस्थान सरकार ने पान के शौकीनों को बड़ी राहत दी है। पान के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। इस वक्त मैं जयपुर की फेमस पान की दुकान अन्नू मोबाइल पान पे मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जाके पान खाऊंगा। ये देखिए, पहले मुझे सैनिटाइज कराया जाता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए मैं सैनिटाइज हो रहा हूँ। उसके बाद अंदर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। कस्टमर वेट कर रहे हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे? एक मीठा पान खिलाइए हमें। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाद है इनका, फार्म फेमस है। भैया ये बताइए, आपने, मैं आ रहा था सैनिटाइज वैनिटाइज कराया है, 2 महीने से लॉकडाउन था, कस्टमर के रेगुलर फ़ोन आ रहे होंगे, अब कैसा लग रहा है? कस्टमर के फ़ोन आ रहे थे, अब अच्छा लग रहा है। देर है दुरुस्त है कहते हैं, जैसे मोदी साहब कहते हैं जान हो जहान दोनों का ध्यान रखना है। ये चमचमाते हुए पान अब आम जनता खा सकती है। सबसे बड़ी बात, राहत की बात यह है कि पान खाइए और सैनिटाइज, यहाँ पर जिस दुकान पे हम मौजूद हैं वहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हाथों में आप ग्लव्स देख सकते हैं। पूरी तरह से जो WHO के नियम हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही उसको पान खाने की अनुमति जाएगी। बड़ी बात यह भी है कि ये इस शॉपकीपर ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन पान की व्यवस्था की गई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अब किस तरह से यहाँ पर जो पान के शौकीन हैं उन्होंने यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए, दुकानदार ने यहाँ पे व्यवस्था की है, जो पान के अन्नू मोबाइल पान है उन्होंने व्यवस्था की है कि सोशल डिस्टेंस को बरकरार करते हुए नंबर बाय नंबर इनके पान बन रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस से परेशान है। वायरस को लेकर बड़ी खबर भी सामने आई है। खबर दरअसल यह है कि विदेशों से कोरोना के अलावा 8 और वायरस हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारत की मुसीबत सिर्फ कोरोना से ही नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन यह सच है कि भारत में विदेशों से कोरोना के अलावा 8 और वायरस भी पहुंच चुके हैं। भारत के 7 शोध संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने मरीजों पर रिसर्च के बाद खुलासा किया है कि भारत में सांस संबंधी बीमारियों के 8 और वायरस भी आ चुके हैं। अब इन शोध संस्थानों ने सरकार से इन सभी वायरस की स्क्रीनिंग किए जाने की गुजारिश की है। संस्थानों ने सरकार से कहा है कि विदेशों से आने वालों में अब कोरोना के साथ 8 दूसरे वायरस की स्क्रीनिंग भी की जाए। केरल और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जनवरी से फरवरी के बीच भारत आए 362 लोगों के सैंपल पर रिसर्च किया है। इनमें से 84 लोग संक्रमित मिले हैं, जिनमें से सिर्फ 4 लोगों में ही कोरोना वायरस मिला है। बाकी लोगों में दूसरी तरह के सांस संबंधी वायरस मिले हैं, जिनके लक्षण लगभग एक जैसे हैं। इन्फ्लुएंजा ए, इसे फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लुएंजा बी, ए की तरह ही इन्फ्लुएंजा बी वायरस होता है। मानव कोरोना वायरस, 21 लोगों में यह वायरस मिला है। राइनो वायरस, 15 लोगों में यह वायरस मिला है। फ्लू जैसे ही लक्षण। एडिनो वायरस, 4 लोगों में यह वायरस मिला है। लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार। पैरा इन्फ्लुएंजा, 10 लोगों में यह वायरस मिला है। आरएसवी,
संक्रमण 6 लोगों में पाया गया। सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण मेटानिमो वायरस 2 लोगों में मिला है। विदेशों से आने वाले लोगों में कोरोना के अलावा दूसरे संक्रमण का पता लगाने के लिए यह रिसर्च की गई थी। अध्ययन के मुताबिक 22 जनवरी से 7 फरवरी तक लिए गए सैंपल सबसे ज्यादा संक्रमित मिले थे। इधर देश में निर्मित पीपीई किट को लेकर कई परेशानी और समस्याएं सामने आ रही हैं। जैसे पीपीई किट पहनकर सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। गर्मी में प्लास्टिक की किट पहनने से हवा अंदर नहीं आ पाती है, लगातार पसीना आता है। ऐसे में इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमने जयपुर में एनेस्थीसिया एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किट पहन के काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे एयर कंडीशनर्स भी काम नहीं करते हैं, एयर कंडीशनर भी अलाउड नहीं होते हैं और सांस में भी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ये पूरी कंप्लीट किट पहनने के बाद ये हमारा आई शील्ड है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैं पहन के दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो मेरा कवर है आगे का, इसमें मुझे थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे फोगिंग होगी और दिखना बंद हो जाएगा, दिखना आधा अधूरा ही दिखाई देगा। और बहुत बार हमारे फील्ड के अंदर हमें पेशेंट को इंट्यूबेट भी करना होता है, वेंटिलेटर पे भी लेना होता है। अगर जब तक विजन अच्छा नहीं हो तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े चल रहे हैं, पसीना ऊपर से बह रहा होता है नीचे तक, आपको लगता है ये हो क्या रहा है। तो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के किट हो जहाँ पे हमारे वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, और तो इसकी बजाय फेस शील्ड को यूज करना ज़्यादा ठीक है। इसको पहनूंगा तो मेरी अपनी आइज का प्रोटेक्शन इसमें ज़्यादा बेटर होगा, पर मुझे वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा। जैसे ये पीपीई किट है, ये काफ़ी लाइट वेट की है और इसमें आराम से ब्रीदेबिलिटी हो जाती है, इतनी गर्मी भी नहीं लगती है। तो इस तरह की कोई स्टैंडर्ड बनाए हमारा DRDO या सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह की एक स्टैंडर्ड बना दे कि इसी कपड़े की पीपीई किट होनी चाहिए, इसका ये पैटर्न होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए। तो अभी आजकल हर कोई भी बना रहा है, जो आपका सामान को ले जाने के लिए कैरी बैग बना रहा है नॉन वोवन फैब्रिक का, वो भी आज की पीपीई किट बना रहा है। जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं पीपीई किट के बारे में, उन्हें यही नहीं मालूम कोरोना से प्रोटेक्शन कैसे करना है, वो हर कोई पीपीई किट बना के बेच रहा है। हो सकता है वो 100-200 रुपये की कॉस्ट का पीपीई किट वो 500-600 रुपये के अंदर बेच रहा है या 1000 रुपये में बेच रहा है। तो ये और इसी के साथ वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर हो रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।